My dear all students and viewers, welcome on my YouTube channel. Today I am going to start new chapter, income from capital gain. Income from capital gain. Income from capital gain. Income from capital gain. पूंजी संपत्ति से आय। इसके विश्लेषण एनालिसिस से पहले हम पहुंचेंगे सबसे पहले कि एक करदाता के समस्त स्रोतों से प्राप्त आय को 5 भागों में बांटा गया है। एक करदाता के समस्त स्रोतों से प्राप्त आय को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पहले बताया जा चुका है, इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी। नंबर 2 में है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नंबर 3 जो पढ़ाई हो चुका है वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। चौथा हेडिंग है वो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये आय का, किसी व्यक्ति के आय का चौथा मुख्य शीर्षक है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन को सबसे पहले बताना है कि होता क्या है। गत वर्ष में पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से जो आय होता है उसे हम पूंजी आय कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कैपिटल गेन को अच्छी तरह से समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि एसेट्स कितने तरह का होता है। एसेट्स कितने तरह का होता है तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टाइम और पीरियड के दृष्टिकोण से एसेट्स के हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म एसेट्स और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म एसेट्स। अब अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से हमें बताने जा रहे हैं कि शॉर्ट टर्म नंबर 1 है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसको एक लाइन में समझना है कि शॉर्ट टर्म जो एसेट्स है उसको सेल करने के बाद जो इनकम होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा, और लॉन्ग टर्म एसेट्स को बेचने से जो गेन होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो क्या कहलाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इससे पहले हम लोग पुनः दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं बाद में कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म एसेट्स के अंतर्गत क्या आता है नहीं आता। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कुछ ऐसी संपत्तियां होती हैं जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंतर्गत नहीं आता है, और कुछ ऐसी संपत्तियां हैं जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंतर्गत आता है। उसे समझना जरूरी है। तो उससे पहले यह जानना है कि इनकम फ्रॉम यानी कैपिटल एसेट्स, उससे पहले यह जानना जरूरी है कि कैपिटल एसेट्स क्या होता है। तो सबसे पहले जान लें कि कैपिटल एसेट्स यानी बताया गया पहला डिफिनीशन में कि गत वर्ष में पूंजी संपत्तियों के हस्तांतरण से प्राप्त आय को हम पूंजी आय कैपिटल गेन कहते हैं। तो अब सवाल होता है कि पूंजी संपत्ति होता क्या है। इसके पहले देखेंगे कि नंबर में लिखते हैं हम लोग, जैसे बिल्डिंग है, लैंड है, ऑर्नामेंट्स जानते होंगे, ऑर्नामेंट्स यानी गोल्ड लीजिए, इसमें हम लोग गोल्ड, सिल्वर, ऐसे बहुत सारे संपत्तियां हैं। लेकिन कुछ जो यहाँ पर जरूरत है दूसरे चीज, इसमें हम लोग शेयर्स और सिक्योरिटीज
को भी ले सकते हैं, डिवेंचर को भी। अब आगे बढ़ते हैं कि पूंजी संपत्ति, ये हो गया पूंजी संपत्ति, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। याद रखना है कि पूंजी संपत्ति, जैसे कोई व्यक्ति एक मकान खरीदता है, कोई व्यक्ति एक मकान खरीदता है, एक व्यक्ति एक मकान खरीदता है 15 लाख में, 15 लाख में। सपोज किया जाए, उसका डेट लेते हैं हम लोग 15 जनवरी 2017, 15 जनवरी 2017, और उसको वो सेल करता है, एक या परचेज लैंड परचेज करता है या बिल्डिंग परचेज करता है। परचेज ऑफ लैंड इन 15 लाख ऑन द डेटेड 15 जनवरी 2017 एंड सेल करता है वो 20 जनवरी 2018 या 19 लेते हैं हम लोग। तो यहाँ ध्यान देना है कि ये जो है 17 और 18 एक साल होता है। तो इसे जानने से पहले यह जानना है कि इसकी अवधि क्या है। तो ये हो गया, जैसे यहाँ पर खरीदा 15 लाख में, पुनः रिपीट करते हैं, 15 लाख में खरीदा, बेच कितना देता है 20 लाख में। तो ये जो 5 लाख रुपया हुआ, ये कैपिटल गेन हो गया, 5 लाख कैपिटल गेन। अब सवाल उठता है कि कैपिटल गेन किस तरह का है। तो यहाँ पर अब हम लिखने जा रहे हैं कि ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब सवाल उठता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने अवधि तक होता है, इसको जानने के लिए आवश्यक है कि पूंजी संपत्ति तो पहले बता चुके हैं, अब उसका डेट क्या होता है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो इसको याद रखना है कि एक करदाता के पास, एक एसएससी करदाता के पास मिनिमम यानी कम से कम वो 36 माह तक रहता है, 36 माह तक। एक करदाता के पास क्रय करने की तिथि से लेकर, एक करदाता के पास क्रय करने की तिथि से लेकर 36 माह तक रहता है, तो इसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। यानी इस तरह की संपत्ति की बेचने से जो आय होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, जैसे है सिक्योरिटीज है और शेयर्स है, जीरो कूपन बॉन्ड, ऐसी स्थिति में अगर एक करदाता के पास, ऐसी स्थिति में शेयर सिक्योरिटीज और जीरो कूपन बॉन्ड की स्थिति में करदाता के पास 12 माह तक रहता है, 12 माह तक, तो इसको शॉर्ट टर्म हम लोग कहेंगे कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब हुआ कि जितना भी हम परचेज किए और उसके बाद जो सेल किए, जितना अवधि तक हमारे पास रहा, उसमें अवधि को देखेंगे कि कितने पीरियड तक हमारे पास रहा। अगर ये कंडीशन है कि 36 माह के अंदर है, 36 माह तक, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। लेकिन इसमें कुछ है, जैसे सिक्योरिटीज है, शेयर है, बॉन्ड्स है, जीरो कूपन बॉन्ड्स, तो ये 12 माह तक का अवधि डिटरमाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल। अब आते हैं हम लोग आगे, और याद रखना है कि कैपिटल गेन पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण, मतलब जो कैपिटल पर, जो एसेट्स पर करदाता का जो राइट होता है, जो अधिकार होता है, उसको ट्रांसफर कर देता है किसी दूसरे पार्टी को। तो ट्रांसफर करना, अपने अधिकार जो संपत्ति के ऊपर था उसको ट्रांसफर कर देता है दूसरे व्यक्ति को, तो उसी को हम लोग सेल कहते हैं। और यदि अवधि स्पष्ट दिया हुआ है तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कैपिटल एसेट्स का सेम मीनिंग है कैपिटल एसेट्स। जब कैपिटल एसेट्स को सेल करने के बाद, कैपिटल एसेट्स को सेल करने के बाद जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल गेन कहलाता है। कैपिटल एसेट्स को तो पूंजी संपत्ति के बारे में पहले बताया गया क्या क्या होता है पूंजी संपत्ति। अब यहाँ ठीक इसका आगे बढ़ेंगे कि लॉन्ग टर्म कहलाने के लिए 36 माह से अधिक, यानी 3 साल से अधिक, 36 माह से अधिक जाना होगा, 36 माह से अधिक, चाहे जितने वर्षों तक जाए आगे। और इसमें होगा 12 माह, मतलब सिक्योरिटीज के अंतर्गत जो है ये 12 माह से अधिक, 12 माह से अधिक। तो कैपिटल एसेट्स को
जो करदाता के पास अगर 36 माह से 3 वर्ष से अधिक रहा हो तो उसके बेचने से जो प्राप्त आय होगा वो कैपिटल गेन कहलाएगा। तो ठीक उसी में इंक्लूडेड है कि शेयर और सिक्योरिटीज जो जीरो कूपन बॉन्ड है उसकी अवधि कम से कम 12 माह से अधिक हो तो यह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। क्वेश्चन बनाते समय इसको हम लोग और डिटेल समझाएंगे। अब हम लोग कुछ ऐसी संपत्तियों का चर्चा करने जा रहे हैं जो कि कैपिटल गेन के अंतर्गत नहीं आता, नहीं वो पूंजी संपत्ति कहलाता है और नहीं उसको बेचने से प्राप्त आय को हम कैपिटल इनकम कहेंगे। सवाल होता है, ये पहले पढ़ चुके हैं। अब जैसे कंज्यूमर स्टॉक है, स्टॉक, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल स्टोर्स, ये जो है ये ऑलरेडी बिजनेस प्रोफेशन के अंतर्गत आता है, बिजनेस प्रोफेशन। तो ध्यान देना है कि ये जो है कैपिटल एसेट्स नहीं होगा और इसे बेचने से जो आय होगा वो कैपिटल गेन के अंतर्गत नहीं आएगा। दूसरा है पर्सनल एसेट्स। जैसे पर्सनल एसेट्स जो व्यक्तिगत यूज में आता है, जैसे किसी का कपड़ा है, पहनने का है, सोना चांदी हीरा जवाहरात, जैसे गोल्ड है, पहले लिखे थे हम लोग गोल्ड, सिल्वर। अब जो है प्रेशियस मेटल जो है, प्रेशियस स्टोन्स जो है, प्रेशियस स्टोन्स वो भी जो है पर्सनल जो होता है वो यहाँ उसकी खरीद बिक्री से बेचने से जो आय होगा वो कैपिटल गेन नहीं कहलाएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं जिसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल। तो उसको आर्कियोलॉजिकल जो एसेट्स होगा, आर्कियोलॉजिकल में जो एसेट्स होगा वो पर्सनल एसेट नहीं माना जाता है और वह उसे बेचा भी नहीं जाता और बेचने से जो प्राप्त आय होता है और कैपिटल गेन के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। और प्रॉफिट फ्रॉम, जैसे अब स्टैचू है और स्टैचू को अगर हम लोग उसको इसमें शामिल नहीं करते हैं, इसके अतिरिक्त गोल्ड बॉन्ड्स होता है, आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और कुछ नोट्स जो हम देंगे, नोट्स व्हाट्सएप के द्वारा भेजा जाएगा, उसको मतलब पहले तो स्टडी करना होगा, स्टडी करने के बाद में समझ में अगर आ जाता है तो ठीक है, अगर कहीं कोई नहीं समझने में आता है तो उसको पूछेंगे। दूसरी चीज़ कि बिना उसको पढ़े कि कौन इसके अंतर्गत आइटम आएगा और कौन नहीं आएगा, जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक आप क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हैं। अब जैसे गोल्ड बॉन्ड्स होता है, गोल्ड बॉन्ड्स जो केंद्र सरकार के द्वारा निर्गमित किया गया है, तो ये गोल्ड बॉन्ड्स जो है ये जो है यहाँ पर एग्जेम्प्टेड होता है। तो इस तरह से बहुत सारे और आइटम हैं जो कि यहाँ पर शामिल नहीं किया जाएगा। और पुनः हम रिपीट करते हैं क्योंकि इस चैप्टर को कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से, गत वर्ष में पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से जो आय होता है उसे हम पूंजी आय कहते हैं। दूसरे आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो पहले बता कि पूंजी संपत्ति होता क्या है, संपत्ति के बारे में पहले बताया गया, पूंजी संपत्ति क्या होता है बता दिए हैं। और कुछ जो ऐसी संपत्ति जो हमारे मतलब कैपिटल गेन के अंतर्गत, जैसे एग्रीकल्चर इनकम है तो एग्रीकल्चर इनकम को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कैपिटल गेन ये जो है आय का, किसी व्यक्ति के करदाता के आय का चौथा मुख्य स्रोत है और इस शीर्षक के अंतर्गत कुछ संपत्तियां जो करयोग होते हैं और कुछ संपत्तियां करयोग नहीं होते हैं, इसका मैं विश्लेषण अभी तुरंत कर दिया हूं। और नेक्स्ट लेक्चरर में इसके बारे में कुछ पहले स्टूडेंट्स को जो मटेरियल व्हाट्सएप से भेजा जाएगा वो पढ़ेंगे और कुछ याद करेंगे कि कौन कौन सा इसमें आएगा और कौन कौन सा नहीं आएगा, मतलब कौन एग्जेम्प्टेड है और कौन टैक्सेबल है। अब 2008-9 असेसमेंट ईयर से कुछ ऐसी है, जैसे अभी बताया था कि आर्कियोलॉजिकल एसेट्स होते हैं, जो स्टैचूज हैं जो एग्जेम्प्टेड होते हैं, जो इस पूंजी संपत्ति आय के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। आज का लेक्चर
यहीं पर मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि मात्र इसको एक्सप्लेन करना था कि कैपिटल गेन होता क्या है। यानी कैपिटल गेन का मतलब ही होता है कि पूंजी संपत्ति को बेचने से जो आय प्राप्त होता है उसे हम पूंजी आय कहते हैं। मेरे सभी छात्र छात्राओं जो मेरे YouTube चैनल को जो ध्यानपूर्वक देखते हैं और अध्ययनरत हैं, उन सभी छात्र छात्राओं और दर्शकों को मैं धन्यवाद देता हूं। इस तरह से वो इस YouTube चैनल को देखते रहें और कुछ सीखते रहें। धन्यवाद।